हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे और मोदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दोहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में, हम इसको कहां लेके आ गए। एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था, $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है, $40 बिलियन का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। अब देखें पूरा ग्लोबल मीडिया में थिंक टैंक में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें दे आर पिचिंग इंडिया। अभी मैं निके एशिया को देख रहा था, वहाँ पे एक रिचर्ड साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इंडिया राइज इज बियॉन्ड डाउट। $160 बिलियन की तो आईटी बेच देता है, अब वो माइक्रोचिप में जा रहा है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टैक्सों का बोझ बढ़ेगा, महंगाई का बम नहीं, एटम बम फटेगा। सर वहाँ पे कोई मईशत पे सियासत नहीं करता, वहाँ हुकूमतें चलती रहती हैं। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने तो बैठते हैं ना कि किसने जंग पहुंचाया। मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं IMF के साथ, स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हो सका। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता दिनों से पेट्रोल की मसनूई किल्लत शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व 3 अरब से नीचे आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत के पास कितना सारा रिजर्व और गोल्ड रिजर्व पड़ा है। पाकिस्तान भारत से बराबरी नहीं कर सकते। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है और हम लोग $1 बिलियन के लिए दर दर भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बीच बेल आउट पैकेज के लिए वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। ये पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है। महंगाई से जूझ रही पाकिस्तान की आम जनता पर आने वाले दिन और मुश्किलें लेकर आने वाले हैं। IMF के साथ वार्ता ऐसे समय में खत्म हुई है जब पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब से भी नीचे चला गया है। लग यही रहा है कि एक हफ्ता बचा है हमारे पास। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं समझ सकता हूँ, बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि दुनिया हम पे हंसती होगी कि ये क्या लोग हैं और ये कैसे लोग हैं कि इनको कोई समझ नहीं आती कि किस वक्त क्या करना चाहिए। मतलब बात यह है कि आज हम इस जगह पहुंच गए हैं कि हमारे और मोदी जो हमें जो लफ्ज बोलता है मैं दोहरा नहीं सकता हमारी रियासत की माशी हालत के बारे में, हम इसको कहां लेके आ गए। एक प्रोग्राम लिया था इंडिया ने, एक प्रोग्राम लिया था, $550 बिलियन उसकी किटी में पड़ा हुआ है, $40 बिलियन का सोना उसके पास पड़ा हुआ है। हम उसको गालियां तो बहुत देर। सर वहाँ पे कोई मईशत पे सियासत नहीं करता, वहाँ हुकूमतें चलती रहती हैं। हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने तो बैठते हैं ना कि किसने जंग पहुंचाया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जितने लालची हरीस और ये थे 2% के मफाद से आगे नहीं देखते, और $160 बिलियन की तो आईटी बेच देता है, अब वो माइक्रोचिप में जा रहा है। ठीक, एक वक्त था, अगर आपको याद हो, याल्टा कॉन्फ्रेंस बैक इन 1945 के जो उस वक्त रोजवेल्ट और चर्चिल जो थे वो स्टालिन रशियन के साथ जो थे वो डिस्कस कर रहे थे कि जो सोवियत यूनियन है वो जापान के अगेंस्ट वॉर में कैसे जाएगा। इसको बेसिकली क्रीमिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है बैक इन 1945। आज भी देख लें वही ममालिक हैं, खित्ता बदल गए। पहले यूरोप और किस तरह वहाँ पे बैठ के बात होती थी, आज इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। सो यही पिछले 70-75 साल के 80 साल के जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे आर डिटर्मिनिंग कि फ्यूचर क्या होगा दुनिया का। और अब इसमें एंट्री किसकी है? एंट्री है इंडिया की। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो समझने की है। मैं अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मीडिया पढ़ने की कोशिश करें अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सिर्फ इस महीने आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है उसमें राजा मोहन साहब ने लिखा है कि इट्स टाइम टू टाई इंडिया टू द वेस्ट, कि इंडिया को वेस्ट के साथ कैसे इंगेज करना है। और ये जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है और इसकी जो मेंबरशिप होगी G7 में, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड को ब्रिज करेगी। हालांकि इमीडिएटली इंडिया डजंट रिप्रेजेंट द साउथ, इमीडिएटली इस वक्त की बात हो रही है। और फ्यूचर में कितना वो कर पाएगा और उसमें चाइना का क्या किरदार होगा। लेकिन क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया हैज़ अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, तो इंडिया एट द सेम टाइम वांट्स टू गेट अ बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड टू बी व्हाइल सिटिंग इन द नॉर्थ। और साथ में इंडिया विल बी सेइंग कि जी हम क्योंकि साउथ से हैं सो हमें वो स्पेस दी जाए। सो यानी कि वेस्ट की सपोर्ट से साउथ में अपने आप को लीडर मनवाएगा
और नॉर्थ में बैठ के कि जी क्योंकि मैं साउथ से आया हूँ, सो मेरी जो है वो वैल्यू और मेरा ये वजन जो है वो देखा जाना चाहिए। और वो कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया की डुअल ओरिएंटेशंस हैं, ये बड़ी यानी कि जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ वो रशिया के साथ भी है ताल्लुकात हैं, वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात हैं, फिर वो साउथ से भी है, एंड इट हैज़ ए पोटेंशियल एज वेल। सो ये वो सारी चीज़ें हैं दैट गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू। अभी अ, अ, मैं देख रहा था कि फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में शिव शंकर मेनन ने एक आर्टिकल लिखा है कि आउट ऑफ अलाइनमेंट, और ये जो नॉन वेस्टर्न पार्ट्स हैं उनके हवाले से। सो अब देखें पूरा ग्लोबल मीडिया में थिंक टैंक में इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें दे आर पिचिंग इंडिया। अभी मैं निके एशिया को देख रहा था, वहाँ पे एक रिचर्ड साहब हैं, उन्होंने लिखा कि इंडियाज राइज इज बियॉन्ड डाउट। तो इट मीन्स के दे बिलीव अब इंडिया जो है उसने यूके को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है उससे पीछे निकाला है, पीछे छोड़ा है। और कहा जा रहा है कि उसकी आबादी बढ़ रही है, ठीक है जी। और आबादी बढ़ने की वजह से वो कल को चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। और इस साल वो G20 की समर जो है वो होस्ट कर रहे हैं। और इंडिया जो है उस वो G20 की जो समिट है, दे आर नॉट होस्टिंग इट लाइक अदर कंट्रीज, they are taking it as an opportunity to be the global leader. They are taking this as an opportunity to be the leader. ठीक है जी। और दुनिया में मुल्कों में भी G20 की लीडरशिप आई है, लेकिन the whole country has not mobilized and moved the way it is mobilizing and moving in India. Obviously इसकी पीछे भी there are all political logics and political gains of the current political dispensation in New Delhi. अब जारी बात है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट को देखें या उसकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को देख लें, तो ऑब्वियसली दे आर मेकिंग इट इम्पैक्ट बना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जो चार्टर की बात हो रही है, ये समझने की ज़रूरत है। देखें चार्टर नॉर्मली ये क्या सिंपल सी बात है, ठीक है जी। चार्टर आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करें, ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि जो रशिया है उसने यूक्रेन की इन्वेजन की पिछले साल, इससे पहले 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। चाइना जो है वो अपने मिलिट्री एक्सपेंशन साउथ चाइना सी में कर रहा है 2010 से, ठीक है जी। और रशिया का ये जो रिसेंटली जो अग्रेशन है, ये एक बेसिकली चाइना और रशिया का एक लार्जर ट्रेंड आ रहा है। सो द वेस्ट वांट्स कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें इनफैक्ट एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना लेना चाहिए रादर दैन के पावर पॉलिटिक्स। ये ना हो कि अमेरिकन कहें जी कि हमारे भी वहाँ पे फ्लीट खड़े हुए हैं, जापानीज़ के भी खड़े हों, रशियन के भी खड़े हों, सारे आंखें निकाल रहे हों एक दूसरे को, एंड नोबडी हैज़ एन एक्चुअल रिट ओवर द सिस्टम। रिट तभी होगी जब सारे ममालिक जो हैं वो एग्रीड होंगे ऑन अ